कोई डमला साहब अब तक 3 मरतबा फोन कर चुके हैं। मिसेस सहाय ने घर में दाखिल होते ही खान को चेतावनी दी। डमला नाम पर वो चौंका। उन्होंने ये नंबर लिखवाया है भैया कि जब आप आए फौरन यहाँ फोन कर ले। किशोर ने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। अरे यार, ये डमला साहब कब मेरी जान छोड़ेगा। एक तो इस मुल्क में किसी से हंस कर बात कर लो वही गले लग जाता है। श्रीमान से 1 मरतबा ट्रेन में दोस्ती हो गई थी। मैं तो इसलिए किसी से बेतकल्लुफ ही नहीं होता। किशोर ने फौरन ही कह दिया, ये तो लोगों पर एहसान ही करते हो। आशा बोले बगैर न रह सकी। फिर वो दोनों आपस में उलझने लगे और खान फोन करने दूसरे कमरे में चला गया। पहली कोशिश पर नंबर मिल गया। फोन किसी मिस्टर डमला ने ही रिसीव किया था। अपनी पहचान मुकम्मल करवाने के बाद उसने खान तक ताज़ा मिशन पहुंचा दिया। कर्नल X3 जनरल हेडक्वार्टर से फरार हुआ है। हमारी इतलात के मुताबिक राह ने उसे कहीं दिल्ली के रहायशी इलाके में ठहराया हुआ है। ये शख्स गो के अपने साथ कागजात नहीं ले जा सका, लेकिन हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे तलाश करके ठिकाने लगा दो। दूसरी तरफ से कहा गया। खान की रहनुमाई के लिए उसे दिल्ली के 2-3 केमिस्टों के नाम भी बता दिए गए थे, जिनसे वो क्लोरोफार्म या जहर वगैरह भी हासिल कर सकता था। उसे इस बात की हदायत की गई थी कि मौत को ज्यादा से ज्यादा कुदरती बनाने की कोशिश करे। ओके सर कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रजनी ने उसे थोड़ी देर पहले ही जो ट्रिप का पत्ता दिखाया था वही चाल चलने का वक्त आ गया था। खान समझता था कि X3 ओहदा रखने वाला कर्नल कितना खतरनाक साबित हो सकता था। ये शख्स दुश्मन को पाकिस्तान इंटेलिजेंस के काम करने के बुनियादी तरीकाकार से आगाह कर सकता था। अपने लॉन्चिंग पैड दुश्मन को बता सकता था। सबसे बढ़कर ये दुश्मन को पाकिस्तान इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्ट्स से आगाही मुहिम पहुंचा सकता था। उसे फौरन खत्म हो जाना चाहिए। खान ने सोचा और अंदर चला आया। दूसरे कमरे में दाखिल होते ही उसका मूड नॉर्मल हो गया था। सब लोगों ने चाय इकट्ठे ही पी और फिर फिल्म की तैयारियां करने लगे। 9:30 बजे फिल्म खत्म होने पर वो सब के साथ घर वापस आया। रवानगी से पहले ही उसने इन लोगों को बता दिया था कि उसे आज रात डमला साहब से होटल में जरूर मिलना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे मिलने यहाँ आए, उसने हंसते हुए कहा था। भैया अभी मिल आइए ना, किशोर ने राय दी। वाह जी वाह, अब ऐसा भी नहीं कि इस गधे के लिए अपनी फिल्म का सत्यानाश कर लूं। ठीक है भैया, एकदम शानदार, आशा ने नारा बुलंद किया। खाना उसने सबके साथ इकट्ठे खाया, फिर इजाजत लेकर डमला से मिलने चला गया। किसी ने उससे होटल का एड्रेस पूछने की जहमत नहीं की थी और ना ही कुछ उसने बताया था। मोटरसाइकिल लेकर वो सबसे पहले रात के पहले पहर पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ले में पहुंचा। टेलीफोन पर उसे यहाँ के एक बदमाश से मुलाकात का तरीका समझा दिया गया था। एक खास आदमी का नाम जो उसे बताया गया था। कहने पर बदमाश के चमचे उसे अपने बॉस के पास ले गए थे। खान ने बगैर कुछ कहे सुने उसके सामने नोटों की गड्डी फेंक दी थी। 32 बोर का रिवाल्वर और गोलियां, उसने कहा और खामोश हो रहा। ठीक है, बदमाश ने पैसे गिनने के बाद मुतमिन होकर कहा। दूसरे कमरे में चला गया। खान अकेला वहीं 15-20 मिनट तक बैठा रहा। 15-20 मिनट बाद उसकी वापसी हुई। शायद उसने स्टॉक कहीं दूर रखा हुआ था। रिवाल्वर और एक चमड़े की थैली में मौजूद गोलियां उसने खान के सामने फेंक दी। खान ने जहांदीदा नजरों से बखूबी अंदाजा कर लिया था कि ये रिवाल्वर उसके मुल्क ही के इलाका गैर का बना हुआ और स्मगल होकर यहाँ आया था। मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ, उसने बदमाश की आंखों में झांका। कर लो यहाँ? हाँ, फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब मिला। खान ने रिवाल्वर लोड किया और कमरे की खिड़की से बाहर 3 फायर यके बाद दीगरे कर दिए। मुतमईन होकर उसने पिस्तौल दोबारा लोड करने के बाद उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। गोलियों वाली थैली उसने फेंक दी थी। गोलियां अपनी जैकेट की जेबों में मुंतकिल करनी और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल उसने एहतियातन यहाँ से 1.5-2 फरलांग दूर खड़ी की थी। बाहर गली में अंधेरा छाया हुआ था। उसे हैरानी हुई कि फायरिंग की आवाज पर कोई उस तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। शायद ये शख्स पुलिस के ताउन से अपना धंधा चला रहा था। इस बात का उसने बतौर खास ख्याल रखा था कि इसका ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। मोटरसाइकिल तक वो महफूज पहुंच गया और थोड़ी देर बाद ही उसकी मोटरसाइकिल दिल्ली की एक मॉडर्न आबादी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उस मॉडर्न कॉलोनी पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं बंगलों के बरामदों में लगे बल्ब जल रहे थे। मोटरसाइकिल उसने कॉलोनी के बाहर बने एक सिनेमा के स्टैंड पर खड़ी की थी। फिल्म का अभी हाफ टाइम हुआ था और वो जानता था कि अंग्रेजी फिल्म हाफ टाइम के बाद ही शुरू होती है। सिनेमा घर की खिड़की से उसने दरमियाने दर्जे का एक टिकट भी खरीद लिया था, लेकिन सिनेमा में दाखिल होने के बजाय बाहर निकल आया था। रजनी का बताया हुआ एड्रेस उसने अंदाजे से ही करीबन आध घंटा कोशिश करने के बाद तलाश कर लिया था। बंगले के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट रोशन थी और उसके बाहर किसी पुलिस के ऑफिसर के नाम की तख्ती सजी थी। खान ने अंदाजा कर लिया था कि इराक का कोई सेफ हाउस है और अपने असूल के मुताबिक इन लोगों ने यहाँ कोई ऐसी निशानी नहीं छोड़ी थी कि किसी को इस जगह पर शक भी गुजरे। अब उसे इस बात का अंदाजा करना था कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। बंगले के बरामदे वाला बल्ब रोशन था, लेकिन खान जानता था कि ऐसे बंगलों के बरामदों के बल्ब आम हालात में रोशन ही रखे जाते हैं।
चंद मिनट तक बंगले के सामने वाले छोटे से बागीचे में छुपा वो सूरत-ए-हाल का जायजा लेता रहा। उसके ज़हन में रह रहकर मिस्टर डमला का यह फिक्रा गूंज रहा था, जितनी जल्दी मुमकिन हो उसका सफाया कर दिया जाए। उस शख्स का सुबह तक जिंदा रहना भी उसे मंजूर नहीं था। वो कि ये बात उसकी ट्रेनिंग के असूल के खिलाफ थी, लेकिन उसने बजाय यहाँ बैठकर वक्त जाया करने कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया था। 12 बजने को आ रहे थे और आध घंटे बाद फिल्म का शो खत्म हो जाता। अपनी जगह से वो उठा और एक लंबा चक्कर काटकर बंगले की पुश्त पर पहुंच गया। बंगले की पिछली दीवार के पास रुककर उसने पिस्तौल को जैकेट की जेब में ठोंसा, अपने चेहरे को एक बड़े रुमाल की मदद से अच्छी तरह ढांपा और इतराफ का जायजा लेने लगा। हर तरफ सकूत तारी था। पानी के पाइप के जरिए उसने बंगले की छत पर पहुंचने का फैसला कर लिया था और अब उसी तरफ बढ़ रहा था। पाइप पर दोनों हाथ जमा कर उसने एक नजर ऊपर दौड़ाई। उसकी खुशकिस्मती के बंगला जदीद तर्ज का और एक मंजिला ही था। बमुश्किल 3-4 मिनट बाद वो छत पर मौजूद था। छत पर बैठकर उसने पहले तो अपने दिल की धड़कनों को नॉर्मल किया, फिर जेब में मौजूद पिस्तौल को थपथपाकर इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा जो नीचे उतर रही थी। अगले ही लम्हे वो सीढ़ियों पर सांप की तरह रेंगता हुआ नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों का खात्मा नीचे बरामदे में हुआ। उसके सामने 3 कमरे थे, जिनमें से सिर्फ एक में मामूली रोशनी थी। बरामदे के बिल्कुल सामने मेन गेट के साथ मुल्हे के एक छोटा सा कमरा यहाँ किसी मुहाफिज की मौजूदगी की चुगली खा रहा था। उसने पहले इससे निपटना मुनासिब समझा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। बाग की रवश के साथ साथ चलता वो उस पोस्ट तक पहुंच गया था। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास उसे बहरहाल था। शायद अंदर मौजूद शख्स ने सर्दी की शिद्दत की वजह से दरवाजा बंद कर रखा था, हालांकि उसे असूलन गेट पर मौजूद होना चाहिए था। उसने कुछ सोचकर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी और खुद रिवाल्वर थाम कर दरवाजे की एक तरफ दीवार से पुश लगाकर खड़ा हो गया। उसके दस्तक देने पर अंदर मौजूद शख्स उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक बौखलाहट का शिकार होकर ही निकला था। जैसे ही उसने पहला पांव बाहर निकाला, खान का हाथ चला और रिवाल्वर का जोरदार दस्ता उसके सर पर लगा। उससे पहले कि वो लड़खड़ा कर जमीन बोस हो, खान ने बड़ी फुर्ती से उसे अपने मजबूत बाजुओं पर थाम लिया। अंदर दाखिल होकर उसने बेहोश शिकार को चारपाई पर फेंका और चारपाई ही गिरफ्ती से उसकी मशकें कसती। अपनी जेब में रखे टेप रोल की मदद से खान ने उसका मुंह इस तरह बंद कर दिया था कि उसके लिए चलाना भी मुमकिन नहीं रहा था। इस तरफ से निपट कर उसने दरवाजा उसी तरह बंद कर दिया और बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। चंद सेकंड में वो बरामदे के उस कमरे तक पहुंच चुका था जिसमें रोशनी हो रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यहाँ और कोई मुहाफिज मौजूद नहीं है। दीवार के साथ साथ सरकता हुआ वो कमरे के दरवाजे के बिल्कुल साथ लगकर खड़ा था, ये देखने के लिए कि दरवाजा खुला है या बंद। उसने आहिस्ता से हैंडल घुमाया तो हैंडल पूरा घूम गया। उसका मतलब ये था कि दरवाजा खुला है। शायद अंदर मौजूद गद्दार कर्नल ने समझ लिया था कि वह बिल्कुल महफूज है। अपने दाएं हाथ में रिवाल्वर थामते हुए उसने हैंडल खोलकर दरवाजे को झटके से खोला। सामने एक आरामदेह कुर्सी के नजदीक रखी मेज पर एक ठिंगने से कद का दोहरे वजूद का आदमी कागज और कलम रखे कुछ सोच रहा था। खान को अचानक देखकर वो हवास बागता हो गया। हैंड्स अप। खान ने सिसकारी ली और कर्नल न सिर्फ खुद उठकर खड़ा हो गया, बल्कि उसके दोनों हाथ भी किसी मैकान की अमल के तहत उठते चले गए। खान ने एक कदम आगे बढ़कर वो कागजात उठा लिए और इन पर एक नजर डालते हुए दोबारा वहां फेंक दिए। कर्नल अपनी यादाश्त के सहारे पाकिस्तान इंटेलिजेंस से मुतल्लिक मालूमात उन कागजात पर अपने नए मालिकों के लिए मुंतकिल कर रहा था और एक फाइल अलग से उसके सामने धरी थी। गद्दार, बेगैरत, लानत है तुम्हारे मुसलमान होने पर। तुम अपने मुसलमान भाइयों को इन हिंदुओं के हाथ फरोख्त कर रहे थे। मैं मजबूर हूँ, वो घिघियाया। मैं इन लोगों के जाल में फंस चुका हूँ। अब तक इन्हें क्या कुछ बता चुके हो? खान दहाड़ा। कुछ भी नहीं, यही कुछ लिख कर देना था। तुम तो यही समझते होगे कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है भारत के मुकाबले में, और तुम जैसे गद्दारों का ताउन भी दुश्मन को हासिल है, इसलिए हम खत्म हो जाएंगे। खान के लिए अपनी नफरत और गुस्से पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा था। कर्नल जवाब में खामोश रहा। खौफ से उसकी घिघी बन गई थी। मौत के साए अभी से उसकी आंखों में लहराने लगे थे। ज़मीर फरोश इंसान, तू ये क्यों भूल गया कि खुदा अपने भागियों पर ये जमीन तंग कर देता है? मैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से तेरे लिए खुदा का अजाब बनकर आया हूँ। कितना बदनसीब है तू। सारी जिंदगी तूने पाकिस्तान की खिदमत की और जब मरने का वक्त आया है तो तेरा शुमार काफरों के साथियों में होने वाला है। काश तेरी ये हालत देखने के लिए तेरा कोई नया मालिक यहाँ मौजूद होता। क्या मतलब? देखो, तुम मुझे मार नहीं सकते। मौत के जिक्र ने ही उसे बुखला कर रख दिया। बेवकूफ इंसान, किसी को मारना या जिंदा रखना खुदा के इख्तियार में है। मैं अगर दुश्मन के गढ़ में दाखिल होकर तुम तक पहुंच सकता हूं तो तुम्हें सजा क्यों नहीं दे सकता? खान ने कहा और उसके साथ ही उसे वक्त गुजरने का एहसास हुआ। अपना मुंह दीवार की तरफ कर लो। उसने कर्नल को हुक्म दिया। मुझे माफ कर दो खुदा। खबरदार अगर नापाक जुबान से खुदा का नाम निकाला। खान ने तड़प कर कहा,
تم خدا کے دھتکارے ہوئے انسان ہو، تم نے کفران نعمت کیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیا ہے، ان کو جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تمہیں پال رہے تھے، تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا اور دشمن کی چال میں آ کر انہی کو ختم کرنے پر تل گئے۔ مجھے احساس ہے، شٹ اپ، منہ دیوار کی طرف کرو۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا قہر چھپا تھا کہ کرنل گھبرا کر دوسری جانب گھوم گیا۔ خان پھرتی سے ایک قدم آگے بڑھا اور اس کا بایاں ہاتھ ایک خاص پوزیشن بناتا ہوا کرنل کی گردن پر ایک مخصوص جگہ ٹکرایا۔ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر دوہرے بدن کا غدار بنگالی چپ چاپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ امکانات میں شامل وہ بات کہ اس کی موت زیادہ سے زیادہ نیچرل نظر آئے، جانے اس کے لاشعور کے کس گوشے میں دفن ہو چکی تھی۔ 1400 سال کے شہداء باری باری اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس کا ذہن اپنی ٹریننگ کلاس روم میں پہنچ چکا تھا۔ یورپ، افریقہ، عرب، اسے یاد آ گیا کہ سراج الدولہ کو انہی سانپوں نے ڈسا تھا۔ شیر مسور انہی ننگ ملت و وطن فروشی کی بدبختیوں کا شکار ہوا تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا کہ اس کے اسلاف کی قربانیاں ضائع کرنے والے یہی غدار ہیں۔